Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com। इस वीडियो में आप ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे और ये लेसन क्लास 9th के साइंस से लिया गया। आपने देखा होगा कि जब भी किसी चीज़ को एक हाइट से गिराया जाता है तो वो हमेशा धरती की ओर गिरती है और उस चीज़ के गिरने में कोई ना कोई फोर्स काम कर रही होती है। जितने भी प्लैनेट हैं वो सूरज के चारों ओर घूमते हैं और वो भी किसी फोर्स के कारण होता है, और चांद जो है वो धरती के चारों ओर घूमता है, और इन सब के पीछे जो फोर्स काम करती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या ग्रेविटेशन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब फोर्स लगता है तो जाहिर है कि धरती चांद पर फोर्स लगा रही होगी, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि चांद धरती पर गिर जाए, या उसका अपोजिट भी हो सकता है कि चांद जो है धरती से दूर चलता चला जाए। तो ये सब नहीं होता। इसको समझने में सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझना पड़ेगा। अब मान लिया कि आप एक डोरी लेते हैं, डोरी के एक एंड पर एक पत्थर बंधा हुआ है और उसको अपनी उंगलियों पर नचाइए, तो क्या होगा कि पत्थर एक सर्कुलर पाथ पर घूमता रहेगा जब तक आप डोरी को नचाते रहेंगे। जब ये पत्थर सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहे होते हैं। एक फोर्स जो होता है वो सेंटर की तरफ काम करता है जिसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, और दूसरा फोर्स होता है जो सेंटर के बाहर काम करता है, सेंटर से दूर की तरफ काम करता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और इस कारण से पत्थर अपने सर्कुलर पाथ पर घूमता रहता है। कुछ यही चीज़ तब होता है जब चांद धरती के चक्कर लगाता है। तो जब चांद धरती का चक्कर लगा रहा होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनने के कारण उसकी टेंडेंसी होती है कि धरती से दूर चला जाए, लेकिन सेंट्रीपेटल फोर्स उसको बैलेंस करता है और इस वजह से चांद धरती का चक्कर लगाता रहता है। ना तो वो धरती में गिर जाता है, ना ही धरती से दूर जाता है। जब आप डोरी को छोड़ देंगे तो पत्थर किसी डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा। वो डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट बनाता है सर्कुलर पाथ से। अब देखते हैं टेंजेंट क्या होता है। ये एक सर्किल है और ABC टेंजेंट है। टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो किसी सर्किल को एक और केवल एक पॉइंट पर टच करता है। सो इंपॉर्टेंट यहां पर है एक और केवल एक, मतलब एक से ज़्यादा नहीं, एक से कम नहीं। तो जैसे जब गाड़ी चलती है तो पहिया का एक पॉइंट हमेशा रोड के कांटेक्ट में होता है, तो वहाँ पर रोड की जो सरफेस है वो पहिए के साथ टेंजेंट बनाती है। तो उसी टेंजेंट वाले डायरेक्शन में जब सेंट्रीपेटल फोर्स 0 हो जाएगा तो ये पत्थर टेंजेंट वाली डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा। ठीक है। अब एक और सवाल उठता है कि अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको इसलिए कहते हैं कि दुनिया में हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हो या कोई सेलेस्टियल बॉडी हो, हर के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और इस कारण से हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे मान लिया धरती है और सेब है, तो धरती सेब को अपनी ओर खींचेगी, वो तो बड़ी आसानी से दिख जाता है। जैसे सेब को हम कहीं ऊंचाई से गिराते हैं तो सेब धरती पर गिर जाता है,
लेकिन सेब धरती को अपनी ओर क्यों नहीं खींचता है? तो इसका एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आपको न्यूटन के तीसरे नियम को याद करना पड़ेगा। कि तीसरा नियम में क्या था कि हर फोर्स के अगेंस्ट और इक्वल फोर्स काम करता है, हर एक्शन के अगेंस्ट इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो जितना जैसे धरती फोर्स लगाती है सेब पर, उतना ही फोर्स सेब धरती पर लगाता है। लेकिन धरती का मास सेब के मास के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए धरती पर जो फोर्स सेब पर लगता है उसका तो इफेक्ट दिखता है, लेकिन सेब जो है धरती पर नेग्लिजिबल फोर्स लगा पाता है बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देयर मासेज। तो यही वजह है कि कभी आपको ये नहीं दिखेगा कि धरती सेब की तरफ चली जाए, बल्कि उसका अपोजिट दिखेगा कि सेब धरती की तरफ आएगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर मासेज। अब देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कहना है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। तो दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी न किसी फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। और ये जो फोर्स है वो दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तीसरा पॉइंट है कि ये फोर्स जो होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है। और फोर्स काम कहाँ करता है कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका नाम है ए और ये बी है, तो यहाँ पर इनके सेंटर हैं, तो जब फोर्स काम करेगा इस लाइन में काम करेगा। बी ए पर फोर्स लगा रहा है और ए बी पर फोर्स लगा रहा है। मान लेते हैं कि ए का मास m है, कैपिटल M, और बी का मास स्मॉल m है। दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। तब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करने पर क्या होता है कि F वेरीज एज m मल्टीप्लाइड बाई m, मतलब बिगर ऑब्जेक्ट का मास और स्मॉलर ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट। दूसरा था कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मतलब F वेरीज एज 1/d स्क्वायर। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो F वेरीज एज m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर से जो रेशियो प्रोपोर्शन वाला सिंबल हटाने के लिए क्या करेंगे कि F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, जहां पर G इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अगर D को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो हमारे पास मिलता है एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम इंटू एम। अगर G को एक तरफ रखते हैं तो G इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन एम एम। ठीक है। एंड बेस्ड ऑन कैलकुलेशन एंड एविडेंसेज G का वैल्यू आता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पावर -2। क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। अब देखते हैं कि G का इफेक्ट क्या होता है। अब यहां पर हम फ्री फॉल के बारे में जानेंगे। जब किसी चीज को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वह धरती की ओर गिरती है और बीच में मान लिया कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो सीधा सीधा गिरेगी। उस कंडीशन को फ्री फॉल कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, अब ये गिर रही है नीचे की तरफ, तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है एक ही होगा, डाउनवर्ड्स। एक चीज चेंज होगा इसमें, जब जैसे जैसे गिरेगी तो मोशन इसका चेंज होगा। तो जब भी मोशन चेंज होगा मतलब वहां पर एक्सेलरेशन काम करेगा और एक्सेलरेशन जो है वो भी नीचे की तरफ काम करेगी, धरती की तरफ काम करेगी। और जिस एक्सेलरेशन के कारण कोई चीज नीचे गिरती है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास है m
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी, उसको हमेशा जी से लिखते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां पर एक्सेलरेशन की जगह जी को डाल दिया तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। अच्छा, पिछले पार्ट में निकाला था हमने जो एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास है और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है। ठीक है, अब चूंकि एफ इज इक्वल टू एम जी होता है तो यहां पर एफ के पास एम जी का वैल्यू रखने पर क्या होता है हमारे पास, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अब ये और ये एम कट गए तो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर, ये g का वैल्यू आता है। अब अगर ऑब्जेक्ट धरती के सरफेस पर है या उसके नज़दीक है तो क्या होता है कि धरती से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और धरती का रेडियस दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं, क्योंकि नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। तो इसलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू आर, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां पर d की जगह r लिखने पर क्या होगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू ऑफ g क्या आता है। पहले कैपिटल G का वैल्यू पता किया था 6.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। अर्थ का मास है 6 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम और अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। अब इन वैल्यू को इस फॉर्मूला में हम पुटअप करते हैं, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 1 ये G का वैल्यू हो गया, 6 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम ये अर्थ का मास हो गया और यहाँ पर रेडियस आ गया अर्थ का 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और फर्दर प्रोसेस करते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर जो है इस मीटर स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, 6.4 स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड 10 पावर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर 12। ठीक है, अब इज इक्वल टू क्या होगा, 6.7 इंटू 6 ये वाला इंटू 10 पावर 24 माइनस 11 माइनस 12 ये डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4। ठीक है, अब इसका वैल्यू आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन करके आपको पता चलेगा। अब देखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आता है। तो यहां पर हमारे पास है न्यूटन पर केजी आता है। ठीक है, और न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, मास इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास का यूनिट हो गया केजी और यहाँ पर केजी -1, तो ये दोनों कट के कैंसिल हो जाएंगे और साथ में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो सिर्फ हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचता है। तो इसलिए जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात और यहाँ पर देखने को मिलती है कि जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिपेंड करता है किस पर, अर्थ के मास पर और अर्थ के रेडियस पर। मतलब ऑब्जेक्ट के मास का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से अगर गिराते हैं और दोनों के मास में बहुत अंतर है, मान लिया कि एक लोहे की गेंद है और दूसरा चिड़िया का पंख है, तो लोहे की गेंद का जाहिर है मास बहुत ज़्यादा होगा, चिड़िया के पंख का मास बहुत कम होगा। और दोनों को अगर वैक्यूम में हम किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, मतलब वैक्यूम इसलिए कि एयर रेसिस्टेंस ना हो, कोई और फैक्टर उसके अगेंस्ट काम ना करे, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि दोनों एक ही स्पीड से गिरेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के केस में सेम है। ठीक है, तो इसलिए चाहे वो बहुत बड़ा संदूक गिराया गया हो किसी पहाड़ी से या एक फूल को गिराते हैं, अगर बीच में एयर रेसिस्टेंस काम नहीं करेगा
तो दोनों एक ही एक्सेलरेशन से गिरेंगे, दोनों साथ साथ गिरेंगे। ठीक है, तो लेट मी रिकैपिचुलेट। आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा और उसके बाद आपने फ्री फॉल के बारे में पढ़ा, जिसमें ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकालना सीखा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू।